नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोगों ने इकोलॉजी में इसके पहले संक्रमणकालीन जलीय परितंत्र में आर्द्र भूमि के विषय में जाना था और बहुत डिटेल में हमने आर्द्र भूमि के विषय में चर्चा की थी कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वही बताया था, और स्टेट एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी हमने बताया है। ठीक है, अभी हमारा आज का टॉपिक है जो स्टार्ट होने जा रहा है इस लेक्चर में, वह है आपका मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में फ़ोन बजने लगता है और साइलेंट करना भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है, बहुत सारे कारणों से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग जो देखेंगे वो थोड़ा ये देखेंगे मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र में होता क्या क्या है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको पढ़ रखा है। इसके पहले भी कई सारे लेक्चर्स में जब मैंने बनाए हैं तो उसमें भी मैग्रो के विषय में हमने कई जगह पे चर्चाएं की हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेशल अलग से चीज़ों को देखेंगे। बस रहेंगी वही चीज़ें, थोड़ा सा अलग हो जाएंगी। ठीक, जैसे अगर हम बात करें मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र में, मैग्रो का उद्गम स्थल भारत मलया क्षेत्र को है, होना चाहिए मलया क्षेत्र में है। मैंने जैसे कि बताया है कि हिंदी की जो थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक है वो कहीं कहीं हो जाए तो जब मैं बोलता हूँ तो उसको करेक्ट करते चलिए। जैसे लिखा है मैग्रो का उद्गम स्थल भारत मलय क्षेत्र में है। उसके बाद क्योंकि आज भी इस क्षेत्र में विश्व के सबसे अधिक मैग्रो प्रजातियां पाई जाती हैं, ये नॉर्मल बात है। मैग्रो की बात करें तो ये खारे पानी तथा ताज़े पानी वाले स्थानों में उग सकते हैं। तो ये हो गया कि खारे और ताज़े दोनों प्रकार के पानियों में उगते हैं। दूसरी चीज़, किंतु ताज़े पानी में इनकी वृद्धि सामान्य से कम होती है। बस फर्क इतना है कि जो ताज़ा पानी होता है उसमें इनकी वृद्धि उस सामान्य से कम होगी, जबकि खारे पानी में इनकी वृद्धि सामान्य से बहुत ज़्यादा अधिक होगी। मैग्रो सामान्यतः उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल्स और उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल्स क्षेत्रों के तटों, ज्वारमंदन, एस्चुरीज, ज्वारीय क्रीक, पश्चजल, लैगून व पंकजल जमाव में विकसित होते हैं। बेसिकली जब आप मैग्रो अगर पूछेगा ना, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में यूपीएससी निकाल सकता है अगर बनाए, क्योंकि वो बहुत गहराई से छानबीन करके एक एक चीज क्वेश्चन जब बनाते हैं तो बहुत गजब के क्वेश्चन होते हैं, आपने देखे होंगे। तो वह ऐसे नहीं होते, वो जैसे मैग्रो सामान्यतः उष्णकटिबंधीय, फिर उसके बाद उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों के साथ साथ देखिए ज्वार, नंदमुख, ज्वारीय क्रीक, पश्चजल, लैगून व पंकज जमाओं में विकसित होते हैं। जब इतना स्टेटमेंट में दे देगा ना, यूपीएससी दे सकता है, ये आपको पता है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखना है आपने, अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा है आपने तो वो ऐसा कर सकता है, तो ये दे सकता है। अब आगे आ जाते हैं कि मैग्रो की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं जानते हैं हम मैग्रो में कि खारे पानी में अभी तक जैसे मैंने जब डिस्कस किया है कि खारे पानी में होता है पहली बात तो, और ताजे पानी में भी होता है, बस खारे पानी में ज़्यादा अच्छे से होता है। इसी यही विशेषताएं होती हैं, उसी को थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। मैग्रो प्रजातियां अत्यधिक सहनशील होती हैं और प्रतिदिन खारे पानी के बहाव का सामना करती हैं। जैसा कि मैंने बताया वही विशेषता में वही बताएंगे। मैग्रो पौधे अपनी जड़ों से पानी का अवशोषण करते समय लवण की कुछ मात्रा को अलग कर देते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये इनकी जड़ें हैं और ये हमारा वाटर है। भाई जड़ें होंगी तो अंदर ही होगा, ठीक है। तो खारे और ताजे पानी की बात आ रही है, ठीक है। तो वो ये जो पार्ट है आपका ना खारे पानी का, इसको थोड़ा सा अलग कर देता है। क्या कर देता है?
अलग कर देता है, वो यही बता रहे हैं। इसको अलग कर देंगे, लवण की कुछ मात्रा को अलग कर देते हैं तथा अपनी पत्तियों पर पाई जाने वाली विशेष कोशिका से अतिरिक्त लवण को बाहर कर देते हैं। लवण को बाहर करते हैं प्लस अतिरिक्त लवण को भी बाहर कर देते हैं। ठीक। इसके बाद मैग्रो पौधे अधिक नमक की मात्रा अपने ऊतकों पर सहन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो कह रहा है मैग्रो पौधे अधिक नमक की मात्रा अपने पत्तियों पर सहन कर सकते हैं। लवण को तो पहले ही बाहर कर रहे हैं और जो लवणता बच जाती है उसको सहन करने की क्षमता भी बहुत उच्च होती है। वो ये कहना चाहता है स्टेटमेंट में। या पौधे अस्थिर भूमि पर उगते हैं, वो स्थिर नहीं होती है, कंटिन्यू बदलती रहे, वही स्थिर अस्थिर कहलाती है। और तेज बहाव वाले तूफान में मजबूती से खड़े रहते हैं, इसीलिए इनको बाढ़ या फिर तूफान के समय जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं इनका रक्षक भी कहा जाता है। ठीक। इन पौधों में श्वसन रिस्पिरेशन जड़ों का विकास होता है, जिसके माध्यम से ये ऑक्सीजन O2 व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी करते हैं। और इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। यहाँ पी साइलेंट है इसलिए न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। मैग्रो प्रजातियों के नव अंकुरित पौधों में या मैग्रो प्रजातियों के नव अंकुरित का मतलब क्या होता है कि जो अभी अभी एकदम जन्मे हों पौधों की बात करें में पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। पानी में तैरने के लिए इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हें जीवित रहने में सहायता प्रदान करती है। ये नॉर्मल बात उन्होंने बताई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई कि जिस पे हम लोग जो है डिस्कस करें बहुत लंबा। मान लीजिए ह्यूमन हो या फिर किसी भी जीव जंतु की बात कर रहे हैं, तो जैसे मानव का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल वो सरकमटेंसेस उनके वो क्रियाएं उसके साथ में होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं कि वो हमारे साथ सरवाइव कर पाए। जैसे हम जीवित हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसी प्रकार से वो भी हर उस प्रकार की क्रिया को करता है। तो मैग्रो प्रजातियों के नवंकुरित पौधों में भी पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। पानी में तैरने के लिए उनमें संरचनाएं पाई जाती हैं उसी प्रकार से जैसे मानव में होती हैं। कोई नई बात नहीं बता रहा, वो वही चीज़ बस समझने की बात है। इसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन, ठीक, वाष्प का उत्सर्जन जब होता है द्वारा पानी के उत्सर्जन को रोकने के लिए इन पौधों में मोटी चिकनी पत्तियां होती हैं। मैग्रो पौधों में ऐसे जड़ें पाई जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको लगेगा ये साइंस से बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिन स्थानों में मैग्रो पौधे उगते हैं वहाँ ऑक्सीजन O2 की कमी रहती है। इस समस्या से निपटने के लिए इन पौधों में मैग्रो जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें अनुकूल जड़ भी कहा जाता है। बेसिकली अगर मैग्रो वन की बात करें कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो मैग्रो वन जो है बेसिकली 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप मान लीजिए बुक में किसी प्रकार की बुक या NCERT पढ़ रहे हैं, तो जब आप भी, मैं तो पूरा अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हर एक चीज़ पढ़ानी है, लेकिन जब आप अंडरलाइन करें तो कुछ इस टाइप से याद करें। मैग्रो वन मुख्यतः ये कॉमन वर्ड है, ठीक है। आपको अंडरलाइन करने की चीज़ें क्या है? 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश, सिर्फ इतना और कुछ नहीं। उसके बाद मध्य की बात करें तो उपोष्ण और उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय, सिर्फ इतना। कनेक्टिंग वर्डों को छोड़ दीजिए, पॉइंट वाले, जैसे मैंने बोला कि रामसार ईरान में है, वहां पर आर्द्र भूमि को लेकर एक कन्वेंशन हुआ। वो कन्वेंशन हुआ 1971 में। तो 1971 दूसरा ईरान और तीसरा आर्द्र भूमि, ये तीन ही पॉइंट इतनी दूर की भाषा में इंपॉर्टेंट थे। ये पूछ सकता है रामसार जो है कहाँ पे है? पहली चीज ईरान।
दूसरा पूछता है रामसार का जो आर्द्रभूमि को लेकर के कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। ये पूछ सकता है कि किस पर्टिकुलर चीज को लेकर रामसार कन्वेंशन जुड़ा हुआ है, आर्द्रभूमि को। बस ये है कुल मिलाकर के, यही है पढ़ने का तरीका। लोग जैसे बताते हैं, लोग पूरी चीजें नहीं बताते हैं कि हाँ पढ़ना तो है, ठीक है, ये बुक बता दी, ये फलाना चीज बता दिया, ढिमका बता दिया, भैया ये भी तो बताओ पढ़ना कैसे है, तरीका भी बताओ कि ये चीजें आप ऐसे पढ़ो और ऐसे ही करके 4 5 6 बार 10 बार जितनी बार आपकी अनलिमिटेड, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 3 टाइम तो आप पढ़िए ही पढ़िए, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 100 बार भी पढ़ सकते हैं। 3 टाइम अगर आप पढ़ लेंगे तो हाँ वो ये रहेगा कि आपके दिमाग में बना रहेगा। तो ऐसे आप पढ़िए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाल लीजिए। भारत में मैग्रोवन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि ये है कच्छ की खाड़ी, खंबत की खाड़ी, रत्नागिरी, गोवा, कुंडापुर, लक्षद्वीप, वेबनाड, मुद्दुपेट, पिचावरम, कृष्णनविमुख, कोरिंगा, महानदी का मुहाना, भीतरकनिका, सुंदरबन, म्यांमार की, ये तो हो गया आपका बॉर्डर आ जाता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों आ जाते हैं। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जगह भारत में मैग्रोवन मोटे मोटे हिसाब से पाए जाते हैं, बाकी और पाए भी जाते होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। आप इसकी चाहें तो पिक भी ले सकते हैं। विशेषताओं में हमने ये डिस्कस कर लिया अभी तक में, ठीक। अभी हम लोग मैग्रो में ही अभी हम लोग देखने वाले हैं मैग्रो क्षेत्रों का वर्गीकरण, ठीक। अगर क्षेत्रों का वर्गीकरण की बात करें तो इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह विश्व वनस्पति के लगभग 48 देशों में पाई जाती है। यह वनस्पति विश्व के लगभग 48 देशों में पाई जाती है। 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है रेड मैग्रोव्स, ब्लैक, वाइट मतलब सफ़ेद, और बटन वुड मैग्रोव्स, ठीक। सबसे पहले लाल मैग्रो की बात कर लेते हैं। अब इस श्रेणी में वह पौधे आते हैं जो बहुत अधिक खारे पानी को सह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अधिक खारे पानी को सहने की जिनमें क्षमता होती है वही होते हैं और समुद्र के नज़दीक होते हैं। काली मैग्रो की बात करें, वैसे ब्लैक मैग्रोव्स में अगर आपने सुना नहीं होगा तो देख लीजिए कि काले मैग्रोव्स कक्ष वनस्पति की बात कर रहे हैं तो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसे मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, तो आप जब पढ़ते रहें तो इसको इस तरह से अंडरलाइन मत करिए। जैसे अभी मैं फिर से इसको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, अगर अब हमको मान लीजिए बुक है और बुक में इसको पढ़ना हो तो काली मैग्रोवंस या काले मैग्रोवंस की बात करें तो काले मैग्रोवंस की बात करें तो वो कक्ष वनस्पति है। पहली चीज हम इसको हेडलाइन करेंगे, क्या? कक्ष वनस्पति है। इसके अंतर्गत की बात करें तो जिनकी खारे पानी को सहने की क्षमता लाल मैग्रो वनस्पति की तुलना में कम होती है। बस इतना, बस हो गया, दैट्स इट। हाँ, कुछ पॉइंट से कनेक्टिंग वर्ड जो बच जाते हैं छोड़ दो आप, या फिर वो कक्ष वनस्पति है उसके बाद इनकी क्षमता लाल मैग्रो वनस्पति की तुलना में कम होती है। यहां से कर दो लाल मैग्रो वनस्पति की तुलना में कम होती है। किसकी क्षमता? काली की। अब इसी प्रकार सफेद के विषय में हम लोग देख लेते हैं। इनका नाम इनकी चिकनी सफेद सतह छाल के कारण पड़ा है। ये तो कॉमन बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या पूछेगा? इन पौधों को इनकी जड़ों तथा पत्तियों की बनावट के आधार पर पहचाना जाता है। तो पौधों को इनकी जड़ों और पत्तियों की बनावट के आधार पर पहचाना जाता है, बस, ठीक। सफेद की बात कर रहे हैं तो अब इस बात छाल सफेद ही तो होगी, ठीक है। इसी प्रकार से बटन वुड मैग्रोवन की अगर हम बात करें तो झाड़ी के आकार के होते हैं, बस इतना, झाड़ी के आकार के पौधे होते हैं तथा इनका नाम इनके लाल भूरे रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग के तिकोने फलों के कारण पड़ा हुआ है, ये हो गया, बस। और सफ़ेद मैग्रो परितंत्र के ही अंतर्गत आते हैं, बस, सफ़ेद मैग्रो परितंत्र के अंतर्गत ही आते हैं ये। अब सोच रहे होगे इसमें बचा क्या, क्योंकि 4 लाइन ही तो लिखी है, उसमें भी तो इंपॉर्टेंट निकाल रहे हैं, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सच्चाई है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट से ही इंपॉर्टेंट निकाल रहे हैं। एक बात बताइए, जब ये पूरी की पूरी जो ये पीडीएफ बनी हुई है ये इंपॉर्टेंट ही बनाई गई है, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट अगर निकाल के हम बना रहे हैं एकदम मेन पॉइंट, तो भैया स्क्रीन ही पढ़ रहे हो और पेपर में आएगा, कर नहीं पाओगे? पक्का करोगे? कैसे नहीं करोगे? मैग्रो की बात कर रहे हैं। जैव विविधता में ह्रास का जो कारण वर्तमान में जारी है, क्यों है? कृषि का विस्तार हो रहा है,
झींगा उत्पादन, औद्योगिक नगरीकरण आवृत्ति, होटल उद्योग, पोर्ट आदि का निर्माण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, सुनामी, बाढ़ आ जाना, ये सब कृत्रिम वृक्षारोपण सौंदर्यीकरण हो रहा है। और इसका महत्व क्या है अगर हम बात करें मैंग्रोवन का, तो मैंग्रोवन में एक जटिल जड़ प्रणाली होती है जो समुद्री लहर ऊर्जा को नष्ट करने में बहुत कुशल होती है ताकि बाढ़ ना आ पाए। इस प्रकार तटीय क्षेत्रों को सुनामी, तूफान, मृदा अपरदन से सहायता मिलती है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। 2014 की विनाशकारी सुनामी के बाद उनकी सुरक्षात्मक भूमिका को व्यापक रूप से मान्यता भी मिल गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मैंग्रोव की जड़ें जल प्रवाह को मंद कर देती हैं और तलछट जमाव के विरुद्ध करती हैं। इस प्रकार मैंग्रोव क्षेत्र की भारी धातु सदूषक सहित बारीक तलछट को जब्त करने के कारण भूमि समृद्ध क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं। मतलब कुल मिलाकर के तटीय क्षेत्र में जितने भी प्रोग्राम आयोजित होते हैं सब इन्हीं के द्वारा होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों, जो मछलियां होती हैं उनकी प्रजातियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए एक उपजाऊ प्रजनन क्षेत्र होते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स तैयार करते हैं। यहीं पर आकर के क्या करते हैं, मछलियां जो हैं वो प्रजनन अपने बच्चों को जन्म देती हैं। वे शहद, टैनिन, मोम, मछली संग्रहण पर निर्भर तटीय समुदाय के लिए आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, हमने इसके पहले महत्व के विषय में देख ही रहे थे। ठीक, मैंग्रोव क्षेत्र महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। विश्व के मैंग्रोव आवरण का लगभग 40% दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया में है। भारत में अगर बात करें तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का लगभग देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव आवरण का उच्चतम प्रतिशत क्षेत्र मौजूद है, जबकि उसके बाद गुजरात और अंडमान का स्थान आता है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा हैं। स्टेट पीसेस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके संरक्षण के उपाय के विषय में बात करें हम लोग, इसके संरक्षण के उपाय के विषय में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं कि जिससे संरक्षण हो पाए, तो आइए देखते हैं। संरक्षण के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में मैंग्रोव संरक्षण के उपाय के विषय में बात करते हैं। भारतीय मैंग्रोव समिति की बात करें पहले, 42वें संविधान संशोधन विषय में आपने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। 1976 के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा करने और प्रत्येक भारतीयों का मूल कर्तव्य होगा, इसको शामिल किया गया। और 1976 में ही मैंग्रोव समिति का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव के संरक्षण व विकास के लिए सरकार को सलाह देना था। ठीक है, ताकि वैज्ञानिक इस पर बहुत विभिन्न प्रकार के शोध को अंजाम दे सकें। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें, शोध संस्थान चेन्नई में, इस संस्थान द्वारा राज्य सरकार और वन विभागों के सहयोग से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से मैंग्रोव वनों के संरक्षण में सफलता प्राप्त की तथा सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मैंग्रोव पौधों की जीन तथा डीएनए में ऐसी प्रजातियां विकसित की जा सकती हैं जो खारे पानी के अनुकूल हों। भविष्य के लिए मैंग्रोव समिति की बात करें तो भारत अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों में पाया जाना जाता है, ये गलत वर्ड है असल में, इसीलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बेसिकली भारत अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, ऐसा लिखते हैं। तथा भारतीय तटीय क्षेत्र इंडियन कोस्टल एरिया बहुत से स्थानीय समुदाय को संसाधन तथा सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। मैंग्रोव का उद्देश्य भविष्य के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और उनको मजबूत करने का भी है। ठीक, ताकि उनकी पुनर्स्थापना की जा सके और आजीविका और स्थिरता पैदा की जा सके। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंग्रोव समिति की बात करें तो यूनेस्को, यूएनडीपी, आईयूसीएन, रामसार सम्मेलन, यूएनईपी, वेटलैंड इंटरनेशनल आदि ने मैंग्रोव क्षेत्र के संरक्षण प्रबंधन के कार्यों को निर्धारित किया है, जो कार्य निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण करना, पहली बात तो उनके विषय में जागरूकता फैलाना, संरक्षण सूचीबद्ध करना, पर्यावरण पर पर्यटन की वस्तु स्थिति का अध्ययन करना,
मैग्रो क्षेत्र में पौधा साला था वृक्षारोपण, सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, वैश्विक मानचित्रावली का प्रकाशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय समिति तक में हमने जितनी भी चर्चाएं की वो मैग्रो के विषय में क्या सफिशिएंट है और क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों के विषय में हमने पूरी डिटेल में चर्चाएं कर ली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग तैयार करेंगे ज्वारन दमुख परितंत्र। ठीक, उसके विषय में जो एसेसरीज होती हैं उनके विषय में हम खूब डिटेल में अगर हो है तो डिटेल में, शॉर्ट में, जो भी जैसे होगा वो आपको वीडियो में दिख जाएगा, वो डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।